हेलो बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं फिजिक्स सेकंड में आपका पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा पहला लेसन है फिजिक्स सेकंड में। और आज पहले लेसन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, आज का पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश, इसकी डिफिनीशन। प्रकाश क्या है? लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है, या ऐसी किरण जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। ऐसी किरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको हम प्रकाश कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में क्या है? मार्कर है। ठीक है, अगर इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं तो इस बल्ब से प्रकाश इस मार्कर पर पड़ रहा है और फिर इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होके प्रकाश हमारी आँखों पर आ रहा है, जिससे ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि ऐसी विकिरण जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। ऐसी विकिरण जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है, क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। बस छोटी सी डिफिनीशन है इसकी प्रकाश की। और इसके बाद प्रकाश क्या है? प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, प्रकाश क्या काम करता है? वस्तुओं को दिखाता है लेकिन स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। प्रकाश क्या है? पहला पॉइंट, प्रकाश देखने का एक माध्यम है। एक माध्यम है। ठीक, दूसरे गुण में हम लिख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा अथवा तरंग रूप में चलता है। ठीक, और उसके बाद जो है प्रकाश क्या करता है? प्रकाश वस्तुओं को हमें दिखाता है। वस्तुओं को हमें दिखाता है, परंतु स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश क्या काम करता है? वस्तुओं को हमें दिखाता है लेकिन स्वयं नहीं दिखता है। और इसकी तरंगदैर्घ्य, अब अभी हमने बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। आप लोग जानते हैं तरंग कैसे चलती है? तरंग ऐसे जिग-जैग ऐसे चलती है। ठीक है, जहाँ पर एक क्या बनाती है? श्रृंग बनाती है, और एक क्या बनाती है? गर्त बनाती है। ठीक है, एक श्रृंग और एक गर्त बनाते हुए चलती है प्रकाश की किरण। अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है? एक श्रृंग से, ये क्या है? श्रृंग है, इसको हम बोलते हैं श्रृंग। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? श्रृंग होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? गर्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऊपर का पार्ट क्या है? श्रृंग है। ठीक है, तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसको हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अगला पॉइंट हम लिख लेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है भैया, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आप लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, यह होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश देखने का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है प्रकाश की प्रॉपर्टीज़। प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में अथवा तरंग के रूप में चलता है। तरंग आप लोग जानते हैं कैसे चलती है, कैसे जिगजैग वाली रेखा। ठीक है, यानी एक श्रृंग बनता है और एक क्या बनता है? गर्त बनता है। फिर एक श्रृंग, फिर एक गर्त, फिर ऐसे जितनी बड़ी रेखा होती है उतने ऐसे श्रृंग गर्त बनाते हुए चली जाती है। ठीक है, और एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा, प्रकाश वस्तुओं को हमें दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु हमें दिखाई देती है। उसके बाद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश के बारे में सिर्फ इतना ही है। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसको देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, यहाँ पर देखिए हम इसको बना के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई सरफेस है, कोई सतह है, चिकनी सतह है। यहाँ पर इसको हम चिकनी सतह मान लेते हैं। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, ये प्रकाश है, किसी माध्यम से आया और आकर किसी चिकनी सतह से टकराया तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है? इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों तरफ क्या है? वायु है। ठीक, हम मान लेते हैं हमारे चारों तरफ क्या है? मान लेते हैं हमारे चारों तरफ वायु है इसके यहाँ पर। अब यहाँ वायु से प्रकाश की किरण आई और आकर इस चिकनी सतह जो हमारी यहाँ पर रखी हुई है इससे टकराई। ठीक, तो टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग पुनः इसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक है, अधिकांश भाग पुनः इसी माध्यम में वापस चला जाता है और प्रकाश के लौटने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो जो किरण आती है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण वापस जाती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद मान लीजिए ये प्रकाश की किरण ए है, प्रकाश की किरण ए आई
और ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के बिंदु O से टकराई और O से टकराकर OB दिशा में परावर्तित हो गई। ठीक है, अब बिंदु O से हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। इस पर बिंदु O से एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभिलंब हो जाएगा। ये जो सीधी रेखा हमने खींची है ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण आई से। और दूसरा ये जो कोण बनता है आपका, ये वाला ये कोण आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण। ठीक, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और प्रकाश के लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो किरण आती है प्रकाश की उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण आपतित किरण इसको बोलते हैं और जिस बिंदु पर ये गिरती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से रिफ्लेक्ट होकर किरण जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, बीच में एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, इसमें भैया आपको कुछ भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, बस सारी चीज़ें आप लोग समझते रहिए। यहाँ पर हम आपको फिगर के द्वारा सब कुछ समझा देंगे, आप अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। ठीक है, आप जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब है परावर्तन के नियम। हमने ये फिगर बनाया है, आप लोग देख रहे हो। अब इसी से हम परावर्तन का नियम बताते हैं आपको। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण दूसरा परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये जो आपतन बिंदु देख रहे हो आप लोग, इस आपतन बिंदु से ये खींचा गया अभिलंब, तीनों किस पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तल है ना, तो इसी तल पर क्या है, आपकी आपतित किरण है, इसी तल पर आपकी क्या है, परावर्तित किरण है, और इसी तल पर क्या है, अभिलंब है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही तल पर हैं। तो इसको लिख देंगे, ये आपका पहला नियम बन जाएगा। पहला नियम होगा आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम अभी देखो हमने बताया कि ये जो अभिलंब खींचा गया है
ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जब ये दो भागों में बट गया है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही दूसरा नियम है क्या, आपतन कोण। आपतन कोण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। अब जो होता है अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, अब भाई कोई प्रकाश की किरण आएगी, किसी वस्तु पर पड़ेगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। प्रतिबिंब जैसे किसी स्रोत से प्रकाश चला, मान लीजिए क्या है, कोई स्रोत है, मान लीजिए क्या है, बल्ब है एक। ठीक, ये स्रोत है और यहाँ पर क्या रखी है, एक मेज रखी है। ये सब क्या है, एक रूम में है। ठीक, और रूम का ये दरवाज़ा है, ये रूम का क्या है, दरवाज़ा है। हम क्या किए, इधर से इंटर किए, इधर से इसमें रूम में कमरे में घुसे। तो कमरे में घुसे, यहाँ अगर लाइट नहीं जल रही है तो क्या है, मेज हमें दिखाई देगी, ये जो मेज यहाँ पर रखी है ये हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच लगी है, स्विच को ऑन करेंगे, लाइट जल जाएगी। लाइट जली तो लाइट, जैसे ही लाइट जली, इस लाइट से प्रकाश निकल के आया, इस मेज पर पड़ा। ठीक, और लाइट जली, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। ठीक, तो लाइट जली, मेज पर पड़ा, मेज से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके कहाँ पड़ा, हमारी आँख पर पड़ा। ठीक, जैसे ही प्रकाश यहाँ से चलेगा, आएगा, मेज पर पड़ेगा और मेज से प्रकाश हमारी आँख पर पड़ेगा, वैसे ही ये वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी कि हाँ यहाँ पर मेज़ रखी है। अगर लाइट न जले तो क्या होगा, हम जैसे ही इंटर करेंगे हमें पता ही नहीं यहाँ मेज़ है और आकर उसी में गिर पड़ेंगे, उस पर टकरा कर। ठीक है, तो लाइट जलने से लाइट का प्रकाश इस पर पड़ा, मेज पर, और मेज से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ा, हमारी आँखों पर पड़ा, और जिससे वो मेज हमें दिखाई देने लगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, वही दूसरा बिंदु आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वही दूसरा बिंदु क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पर अब बात आती है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपका जो होता है दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जाती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको हम बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, रियल इमेज होता है और ये वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बताया हमने, एक बार फिर से देख लीजिए। रियल इमेज, जिस दूसरे बिंदु पर अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगा, और अगर केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात हो गई प्रतिबिंब की। अब आता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में क्या है। भैया इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि आप लोग जल्दबाजी में नहीं नोट कर पाएंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का एक खोखला गोला होता है, उसका काटा गया भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कांच का खोखला गोला है। ये क्या है, कांच का खोखला गोला है और इसी का काटा गया भाग होता है गोलीय दर्पण। ठीक, अब ये काट दिया गया बीच से, दो पार्ट बन गए इसके। तो एक पार्ट ये वाला बना है, एक पार्ट ये वाला बना है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण ये है। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है और उसी से काटा गया भाग होता है, जिसके क्या होती है, दो भाग होते हैं, एक उभरा भाग होता है और एक दबा हुआ भाग होता है। एक भाग पर इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक भाग पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, एक भाग पर पारे की कलई करके, पारे की कलई की जाती है, एक भाग पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है एक भाग पर। ठीक है, एक भाग पर कलई करके पारे की और दूसरे एक भाग पर कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे वो भाग क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ढक जाता है। अब दूसरा वाला भाग जो होता है उसको क्या बनाया जाता है, ऐसा करके दूसरे भाग को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसके उभरे भाग पर कलई कर दी गई, ठीक है, मान लीजिए उभरे भाग पर कलई कर दी गई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया उभरे भाग पर, तो इस भाग की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये भाग क्या हो गया, पेंट हो गया, कलई कर दिया गया। अब बचा आपका दबा हुआ भाग, इसको बोलेंगे उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ भाग, ये हो गया आपका उभरा हुआ भाग, और ये हो गया आपका अंदर जो है, ये क्या हो गया, दबा हुआ भाग। दबा हुआ भाग, ठीक, उभरा हुआ भाग और दबा हुआ भाग। उभरे हुए भाग पर हमने क्या किया है, पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया है। अब नीचे वाला भाग, ये दबा हुआ भाग जो है, ये क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। दबा हुआ भाग क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। ये पृष्ठ परावर्तक बन गया। तो अगर उभरे भाग पर कलई करके दबे भाग को परावर्तक बना दिया गया, इस भाग को क्या बना दिया गया, परावर्तक बना दिया गया। परावर्तक, इस भाग को परावर्तक बना दिया गया, तो ये कैसा पृष्ठ हो जाता है, कैसा दर्पण हो जाता है, ये अवतल दर्पण हो जाता है। कैसा दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए,
गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक भाग पर क्या किया जाता है? पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है और दूसरे भाग को क्या किया जाता है? परावर्तक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी? जब हम उभरे भाग पर कलई कर देंगे, उभरे भाग पर कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे और दबे हुए भाग को क्या बना लेंगे? परावर्तक बना लेंगे, तो कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ जब इसके विपरीत हमने क्या किया? अब दबे भाग पर कलई कर देंगे, ये दबे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। ये कलई किया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे कलई किया हुआ, कलई किया हुआ। और ये क्या है? परावर्तक है। वैसे यहाँ पर ये भाग क्या है? कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग है ये। ठीक, और अब इस पर हमने कलई कर दिया और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ठीक है, दबे हुए भाग, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये कैसा भाग है? दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग। ठीक, तो दबे हुए भाग पर अगर कलई कर दी जाए और उभरे हुए भाग, ये कैसा भाग है? उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ। ठीक, ये उभरा हुआ भाग है और उभरे हुए भाग को क्या बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। तो ये कौन सा पृष्ठ कहलाता है? ये आपका कहलाता है उत्तल पृष्ठ या उत्तल दर्पण। तो कैसा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखा, गोलीय दर्पण आपका दो भागों में बट गया। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई करके दबे तल को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और यदि दबे हुए भाग पर कलई करके, दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए तो वो कैसा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना लिया। देखिए, इसमें उभरे भाग पर कलई की गई है और दबे भाग को क्या बनाया गया है? परावर्तक बनाया गया है। तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर देखिए, दबे भाग पर कलई करके उभरे भाग को क्या बनाया गया है? परावर्तक बनाया गया है। तो ये कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। इसको हम क्या लिखते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए, इसमें अभी इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर से क्या बन जाएगा? एक गोलीय दर्पण बन जाएगा, यानी गोला बन जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक गोला बन जाएगा तो अब देखिए, यहाँ पर ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। और दर्पण के ये बीच का भाग है, दर्पण का ये बीच का भाग है। दोनों में देखिएगा, दोनों में ये दर्पण का बीच का भाग है। तो इसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, दोनों को। ये क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव।
ये दर्पण का ध्रुव है जिसे हम क्या कहते हैं, पोल। ठीक, ये दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और यहाँ पर लिख लेंगे M1 और ये M2, यहाँ पर भी M1 और ये M2। ये M1 और M2 क्या है, M1 और M2 दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये जो दर्पण देख रहे हैं आप, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिस गोले से काटा गया होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जिस गोले से काटा गया होता है, उस गोले का व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। जैसे देखिए यहाँ पर इसी गोले से काटा गया था, तो इसी गोले का यहाँ से ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक, और इधर वाला भाग अगर ले लिया जाएगा तो ये है, तो ये यही व्यास आपका क्या कहलाता है। यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए इससे तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसमें भी M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। दूसरा है आपका, ये जिस गोले से काटा गया उसका क्या होगा, एक केंद्र भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, गोले का केंद्र होगा। तो इस गोले का केंद्र हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका और इसका भी केंद्र, दोनों का केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर लिखनी हुई तो कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है, इसी गोले का केंद्र जो है, इसी गोले का केंद्र जो होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। चाहे वो अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, ये क्या है आपका, वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र। फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, इसी गोले का केंद्र ये जो है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ भी ये क्या है आपका, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींच दें। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली अगर एक रेखा खींच दें तो ये रेखा क्या कहलाती है, ये रेखा आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा है आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष की परिभाषा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2। M1 M2 क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। M1 और M2 दोनों में M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। उसके बाद है आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। ये क्या होता है, गोले का केंद्र होता है। उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर मिला दे तो ये रेखा क्या कहलाती है, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर भी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को हमने मिला दिया तो ये रेखा क्या कहलाई, मुख्य अक्ष कहलाई। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, R से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम वक्रता त्रिज्या। ठीक, अगर इसी चीज़ को गोले में देखा जाए तो देखिए, ये है गोला, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। गोले की क्या होगी, ये त्रिज्या होगी।
और यही चीज़ जब दर्पण में आ जाएगी तो क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोकस। इसके बाद आपका आता है फोकस। फोकस क्या होता है, अब देखिए फोकस जो होता है एक दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और इस वस्तु से चलकर प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी। जब दर्पण से टकराएगी तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे जाएगी तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है यही बिंदु क्या कहलाता है, आपका फोकस कहलाता है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो यह आपका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण गई और यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, रिफ्लेक्शन होगा, इधर की ओर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे इधर को जाएगी। ठीक है, यहाँ ये इधर को जाएगी। ठीक, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई तो कहाँ ये फोकस की ओर आई, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा लेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा लेंगे और जिस बिंदु पर मिलेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पर क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, आपका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये बिंदु एफ आपका क्या हो गया, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ये क्या है, फोकस बिंदु है। ठीक, ये बिंदु क्या हो गया, फोकस बिंदु। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, ये बिंदु क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है भैया, आराम से समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, अब ये फोकस बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है, ये दूरी, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एफ से। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोला जाता है। कौन सी दूरी बोला जाता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी यह है दर्पण का ध्रुव, यहाँ से दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस, ये क्या हो गया आपका, ये दोनों क्या है, मुख्य फोकस। ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है और ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है आपका फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु पर ही जो तल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस तल। फोकस बिंदु पर तल कैसा होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, फोकस बिंदु है। अब फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस तल, फोकस तल बोलते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। ठीक है, इसमें भी दिखा देंगे, ये है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के, ये है मुख्य फोकस और ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा, यानी सीधी रेखा जो होती है, यही रेखा आपकी क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। यही रेखा आपकी क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है।
तो ये आपका टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर कितने पॉइंट हमने पढ़ा इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पहला पॉइंट दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसे हम क्या बोलते हैं, पोल। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेर्चर, अपेर्चर ऑफ मिरर। उसके बाद तीसरा है आपका दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आपका है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला टॉपिक है आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला टॉपिक है आपका फोकस, फोकस, मुख्य फोकस, ठीक, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। उसके बाद है आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अगला है आपका फोकस तल, फोकस तल जिसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक, ये हो गया आपका। इतनी चीज़ें इसमें हमने देखा। आपका क्या देखा हमने, दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर है आपका P, दर्पण का द्वारक, ये है आपका M1 M2, ये दोनों दर्पणों में एक सेम चीज़ें हैं। मुख्य अक्ष, ये जो P और C को मिलाने वाली रेखा होती है क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। वक्रता केंद्र क्या है, ये है वक्रता केंद्र आपका C, ठीक है, जो गोले का केंद्र होता है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इससे कैसे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है फोकस, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, आपका फोकस बिंदु कहलाता है, यानी मुख्य फोकस कहलाता है। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। फिर अगला टॉपिक है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। उसके बाद है फोकस तल। फोकस तल क्या है भैया, आपका मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है, ठीक है। इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो कुछ भी इतने में समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे भैया, एकदम पहले लेसन से शुरुआत किया है हमने, और आपको अंत तक ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर आपको पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। जो कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हमारा टॉपिक रहेगा, कल हम पढ़ेंगे इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, इसको हम कल देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
मस्त रहिए, खुश रहिए।